Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the factors affecting India's climate. इंडिया के क्लाइमेट को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. इन द प्रीवियस वीडियोज़ वी हैव स्टडीड अबाउट द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग क्लाइमेट्स. उन फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. अब हम इन्हीं टॉपिक्स को इंडिया के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे. So, latitude. First topic is latitude. In previous videos we have explained that what is the latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in west to मिज़ोरम इन द ईस्ट. देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, हम इंडिया के रेफरेंस में इसकी बात कर रहे हैं. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. कंट्री के बिल्कुल मिडल से, गुजरात से निकलती है. फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा बिल्कुल कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मिडल ऑफ द कंट्री से पास होती है इन द वेस्ट टू मिज़ोरम इन द ईस्ट. वेस्ट में मिज़ोरम से, इन द वेस्ट टू मिज़ोरम इन द ईस्ट, मिज़ोरम में ईस्ट में. Almost half of the country or half of the country lying south of the Tropic of Cancer, lying south of the Tropic of Cancer. साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो हाफ ऑफ द कंट्री है वहाँ पे दोनों को एक तरीके से डिवाइड करती है ये. यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया को हार्डली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया. और इस एरिया को, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का जो एरिया है, इसीलिए इस एरिया को क्या नाम दिया जाता है? ट्रॉपिकल एरिया नाम दिया जाता है. ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, जितना भी रिमेनिंग एरिया है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक में, लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स. वो उसका जो अलाइनमेंट है वो पड़ता है सब ट्रॉपिक्स में. देयरफॉर इंडियाज़ क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. इंडिया की जो क्लाइमेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रॉपिकल हैं एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, जैसे कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं. तो इंडिया की क्लाइमेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हैं, क्योंकि ट्रॉपिक जो एरिया होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का जो एरिया है, क्योंकि ये एरिया इक्वेटर के मोस्ट ऑफ नियर होता है. तो नियर मोस्ट एरिया के पास क्या होता है कि वहाँ की क्लाइमेट जो होती है वो थोड़ी हॉट एंड ह्यूमिड पाई जाती है बिकॉज ऑफ नियरेस्ट टू द इक्वेटर, क्योंकि वो नियरेस्ट होता है इक्वेटर के. तो ये हो गया हमारा लैटीट्यूड की. लैटीट्यूड किस तरीके से इफेक्ट करता है, यानी लैटीट्यूड वाइज, क्योंकि लैटीट्यूड इस तरीके से इफेक्ट करेगा कि देखिए हमारा इंडिया जो है, हम इंडिया के रेफरेंस पे इसकी बात कर रहे हैं. तो इंडिया जो है वो किसके पास में है? इक्वेटर के पास में है. तो इक्वेटर के पास में होने से वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है, इसीलिए लैटीट्यूड जो है वो अफेक्ट डालता है इंडिया पर. नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एल्टीट्यूड. तो व्हाट इज़ एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड क्या होता है कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल. सी लेवल से आपकी जो जिस भी प्लेस की आप बात कर रहे हैं उसकी सी लेवल से कितनी हाइट है उसके बारे में हम बात करेंगे. इंडिया हैज़ 3 माउंटेन्स. इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ. इंडिया जो है उसके नॉर्थ में माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं. ये आप जानते हैं सभी कि अगर उसके हम लेफ़्ट साइड यानी कि वेस्ट की हम अगर हम बात करें, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है उसका, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात करें तो वहाँ पर हिंदू कुश तो ऊपर ही ऊपर है. सुलेमान किरथर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो सुलेमान किरथर जो माउंटेन रेंजेस हैं वो आती हैं. नॉर्थ की हम बात करें तो नॉर्थ में पूरी हिमालयन जो रेंज है उससे हमारा इंडिया जो पूरा नॉर्थ एरिया है वो कवर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर हम अरुणाचल प्रदेश तक की बात करते हैं. तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया जो है वो पूरा हिमालय से कवर है. और हिमालय के ये जो माउंटेन्स हैं इनकी जो हाइट है वो है 6000 मीटर एवरेज हाइट है, यानी कि 8848 तो माउंट एवरेस्ट की है. बाकी मतलब कि 3 to 4000 मेनली जो मीटर्स इतनी हाइट है वो यहाँ पर, यानी काफ़ी जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं यहाँ पर पाए जाते हैं. इंडिया ऑल्सो हैज़ द वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर. और इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया मीन्स नियरेस्ट टू द सी के जो भी किनारों का एरिया है, यानी ओशन के किनारों वाले जो एरिया हैं उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं. वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर्स. क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दूरी नहीं है, यानी कि 30 मीटर्स की ऊंचाई होती है सिर्फ सी से.
तो यानी कि कुछ एरियाज़ हमारे पास ऐसे हैं जो कि सी लेवल से 6000 मीटर ऊंचे हैं, कुछ एरियाज़ हमारे पास ऐसे हैं जो कि 30 मीटर्स ही ऊंचे हैं। तो यानी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन एरियाज़ के बीच में। द हिमालयाज़ प्रिवेंट कोल्ड विंड्स। अब हिमालयाज़ जो हैं 6000 मीटर ऊंचे हैं, तो इनका क्या काम है? इनका काम यह है कि हिमालयाज़ जो हैं ये कोल्ड विंड्स को हमारे जो नॉर्थ साइबेरिया है, नॉर्थ साइबेरिया से आने वाली जो भी कोल्ड विंड्स हैं, सेंट्रल एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स हैं उनको इंडिया में आने से रोकते हैं। क्योंकि अगर वो विंड्स इंडिया में आ जाएगी तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह है, वो ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। और ये भी नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह ही बिल्कुल स्नोई एरिया बन जाएगा, जिससे यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और लाइफ भी बहुत हैक्टिक हो जाएगी। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं तो ये कोल्ड विंड्स को रोकने का काम करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। तो हमारे यहाँ पर जो विंटर्स होती हैं वो सेंट्रल एशिया से थोड़ी कम होती हैं। अगर ये जो हिमालय नहीं होता, और ये इसी तरीके से जो विंड्स हैं वो चलते रहते, साइबेरिया से आने वाली जो हमारी ठंडी हवाएं हैं अगर वो चलती रहती, तो हमारा जो इंडिया है वो इस समय क्या बन गया होता? एज ए ग्रीनलैंड बन गया होता। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेशर एंड विंड। तो ये आपको आ गया होगा कि एल्टीट्यूड किस तरीके से इफेक्ट डालता है। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों टॉपिक्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड्स। अब प्रेशर एंड विंड्स इसका सिस्टम किस तरीके से हम फॉलो करते हैं, तो देखिए, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस। क्लाइमेट और एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस जो हैं इंडिया में आर गवर्नड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। क्लाइमेट और एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस, इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस हैं आर गवर्नड बाय द फॉलोइंग। कौन कौन सी कंडीशंस हैं उसमें मेन? फर्स्ट है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, नेक्स्ट है अपर एयर सर्कुलेशन, नेक्स्ट है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस जो है इंडिया की, उसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। प्रेशर और सरफेस विंड्स की आप बात करें, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की बात करते हैं तो देखिए, ये जो विंड्स होती हैं प्रेशर और सरफेस विंड, ये अकॉर्डिंग टू द एयर प्रेशर ऑफ एरिया चलती हैं। अकॉर्डिंग टू द एयर प्रेशर ऑफ एरिया कैसे चलेंगी? यानी कि कल जब मैंने आपको बताया था कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तो इसी तरीके से प्रेशर से ही डिपेंड होता है कि जो विंड्स हैं वो सरफेस पर किस तरीके से फ्लो होंगी, तो विंड्स का मूवमेंट क्या होगा। तो जहाँ पर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एयर प्रेशर बहुत कम होता है, तो एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग ही जो विंड्स हैं हमारी वो हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं। तो एयर प्रेशर हाई कहाँ पर होता है? जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। जहाँ टेम्परेचर बहुत लो होगा वहाँ पर एयर प्रेशर हाई होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर एयर प्रेशर बहुत लो होगा। तो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में लाई करती है। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम, ये विंड्स हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हाई प्रेशर बेल्ट से आती हैं। दे ब्लो साउथ, और साउथ की तरफ मूव करती हैं। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कॉरियोलिस फोर्स। और जब ये नॉर्थ से साउथ यानी नदर्न हेमिस्फेयर से सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ मूवमेंट करती हैं, तो अगर ये लेफ़्ट साइड में ट्रैवल कर रही हैं यानी कि लेफ़्ट टू राइट में ट्रैवल कर रही हैं, तो जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी वैसे ही इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर ये लेफ़्ट टू राइट कर रही हैं यानी कि नॉर्थ टू साउथ कर रही हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी और जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। और ये जो मूवमेंट है ये क्यों चेंज हो जाती है? ये मूवमेंट इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं लो प्रेशर एरिया की, तो अगर ये जो विंड्स हैं वो इस तरीके से मूव कर रही हैं, अगर एक एरिया से ये दूसरे एरिया में जा रही हैं, यानी नदर्न हेमिस्फेयर से सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जा रही हैं, तो अगर ये इस तरीके से मूव कर रही हैं, तो जैसे ही ये हमारे इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो अगर ये हमारे इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, तो इक्वेटर को क्रॉस करते ही इनकी जो मूवमेंट होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी।
या फिर अगर हमारी जो इनकी मूवमेंट है, अगर हम उसकी बात करें, अगर ये नॉर्थ से साउथ सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जा रही हैं, तो अगर ये ऐसे जा रही हैं तो इनकी जो मूवमेंट होगी वो किस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है। और वो क्यों चेंज हो जाती है? बिकॉज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। क्या हो जाता है? बिकॉज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। बिकॉज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स ये होता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि कॉरियोलिस फोर्स क्या है। कॉरियोलिस फोर्स की आप बात करेंगे तो कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है? देखिए कॉरियोलिस फोर्स का मीन्स होता है जब हमारी अर्थ राउंड एंड राउंड लेती है, तो जब हमारी अर्थ राउंड लेती है तो राउंड लेने के टाइम पर अर्थ बहुत तेज़ी से घूमती है, और अर्थ बहुत जब ये रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो इससे जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जो हवाएं जाती हैं वो इस रोटेशन का जो फोर्स होता है, इस रोटेशन के चारों तरफ जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इतना तेज़ होता है कि वो उससे पार जाने वाली जो विंड्स होती हैं, उससे पार जाने वाली जो हवाएं होती हैं, उनकी डायरेक्शंस को चेंज कर देता है। तो ये होता है कॉरियोलिस फोर्स। मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। जनरली दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर। वैसे तो ये जो विंड्स होती हैं वो बहुत ही कम मॉइस्चर अपने साथ लेकर चलती हैं। दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, जहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है वहाँ से। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, इसीलिए ये बहुत कम या फिर कोई भी रेन जो है उनको नहीं लाती हैं। इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड। वैसे इंडिया जो है शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, इंडिया जो है वो क्या हो जाती? बिल्कुल एरिड लैंड हो जाती, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। लेकिन नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर जब जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो लैंड है वो एरिड यानी बिल्कुल ड्राई क्यों नहीं हुई? बिकॉज जो सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर से आने वाली जो विंड्स होती हैं उनके अंदर ह्यूमिडिटी यानी उनके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी होती है, और उनकी जो विंड्स है उनकी डायरेक्शन हमारे इंडिया की तरफ घूम जाती है, और जैसे ही वो इंडिया की तरफ घूमती है तो इंडिया में बारिश हो जाती है। तो कॉरियोलिस फोर्स अगर नहीं होता तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं होती और हमारे इंडिया में बारिश नहीं होती। सो कॉरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एन अपारेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। एक फोर्स डेफिनेशन आप देख लीजिए। एन अपारेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, जो कि अर्थ के रोटेशन से अप्लाई होता है। कॉरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स को डिफ्लेक्ट करना टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ। यानी कि ये जो विंड्स होती हैं, ये जो कॉरियोलिस फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट साइड मूवमेंट करने के लिए विंड्स का, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ़्ट साइड मूवमेंट करने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ, और इसको फेरल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। देन द प्रेशर्स एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। प्रेशर और विंड कंडीशन जो है इंडिया में वो बहुत यूनिक है। विंटर्स के टाइम में बहुत हाई प्रेशर एरिया होता है हिमालयाज़ में। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, एयर प्रेशर बहुत लो होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हिमालयाज़ के टाइम में, तो हिमालयाज़ में वैसे ही बहुत ज़्यादा विंटर्स होते हैं, और विंटर के सीज़न में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर एरिया वहाँ क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पर कोल्ड ड्राई विंड्स जो हैं वहाँ से लो प्रेशर एरियाज़ की तरफ चलती हैं। इन समर आ लो प्रेशर एरिया डेवलप, जो समर है लो प्रेशर एरिया कहाँ डेवलप होता है? इंटीरियर एशिया में, यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, यानी राजस्थान की तरफ। तो जब वहाँ से जो हवाएं होती हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ आती हैं, तो तभी हमारे यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं वो चलती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे यहाँ पर तब भी शायद गर्मी ही बनी रहती या इतनी ठंड नहीं हो पाती। दिस कॉजेज अ कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। इस वजह से जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स है वो कम्प्लीट क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है ड्यूरिंग समर के टाइम में। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया। एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन के ऊपर से इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, क्रॉस द इक्वेटर, और इक्वेटर को क्रॉस कर देती है। ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर से जब इंडिया की तरफ मूवमेंट होती है विंड्स की, मानसून विंड्स की, तो उनका जो डायरेक्शन है वो कॉरियोलिस फोर्स की वजह से चेंज हो जाता है, और इसे नाम दिया जाता है साउथ वेस्ट मानसून
विंड्स, क्योंकि ये साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, दैट्स वाई। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द वार्म ओशियंस, ये विंड्स जो हैं वो वार्म ओशियंस से उठती हैं। गैदर मॉइस्चर, और रास्ते में जो हमारी मेन लैंड तक आते आते ये ओशियंस से कुछ नमी यानी अपने अंदर मॉइस्चर गैदर कर लेती हैं, और फिर उस मॉइस्चर को यानी कि उस वाटरी जो भी उनकी मॉइस्चर होता है उसको इंडिया में आके उससे क्या कराती हैं, उनसे बारिश करवाती हैं। अपर एयर सर्कुलेशन जो है, अपर एयर सर्कुलेशन का मीन्स है यहाँ पे फर्स्ट हमारा हो गया प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये फर्स्ट विंड सिस्टम में था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपर एयर सर्कुलेशन। तो अपर एयर सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, देखिए जेट स्ट्रीम्स के बारे में कल हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।